हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, अभी हाल ही में आप लोगों के सामने एक न्यूज़ आई है, जिसमें ये है कि ईएमआरएस में आपके 38,000 के आसपास में वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे पूरी चर्चा करने वाले हैं, उसका आपको सिलेबस बताने वाले हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा आपका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ऐज क्या होगी, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग एक-एक करके आराम से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी लंबी होती है, तो भी आप एकदम परेशान ना होइएगा। आपको सब कुछ एकदम क्लियर होने वाला है, ठीक है? आइए, सबसे पहले हम लोग वो न्यूज़ देखते हैं, जिसमें आपको ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से बताया गया कि लगभग आपके जो है 38,000 टीचर पोस्ट, ठीक है, रिक्रूट किए जाएंगे, टीचर रिक्रूट किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है फॉर्म कब तक आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी जब भी इसका नोटिफिकेशन आया था, वो आया था आपके जुलाई में, ठीक है? तो आप मान के चलिए जुलाई अगस्त, अगर ऐसा होता है, ऐसा पिछले बार भी हो चुका था और वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो संभावना ये है, क्योंकि बजट भी जो है एलोकेट किया जा चुका है, तो संभावना ये है कि जुलाई अगस्त में आ सकता है या इसी साल में आने की संभावना आपकी बन रही है, ठीक है? आगे अगर हम बात करें कि ईएमआरएस है क्या, तो आप जानते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है ये। हाँ, यहाँ पर एक चीज होती है कि ये होता किसके लिए है। तो देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो जो प्रीवियस आपका नोटिफिकेशन है उसके आधार पे करते हैं, ठीक है? ये आपका पिछला नोटिफिकेशन जो उसके आधार पे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, सीधा लिखा गया है कि एसटी कैटेगरी, तो ये एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। ट्राइबल है तो मतलब ये स्कूल ऐसी जगह पर स्थित होंगे जहां आपको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो आपको शहर के अंदर मिल पाती हैं, ठीक है? तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़ा आउटर में ये स्कूल होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? दूसरी चीज ये होती है कि ये हॉस्टल वाले रेजिडेंशियल हैं, तो बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी वो जो है वहां पर हॉस्टल्स जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक? ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ये आप जानकारी पहले से ले भी चुके होंगे। आगे अगर हम बात करें कि शैक्षिक योग्यता क्या होती है, अब इसमें जो वैकेंसीज आती हैं वो कैसे आती हैं, वो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की आती हैं। टीचिंग में जो आती है वो प्रिंसिपल की होती है, टीजीटी और पीजीटी की मिल जाती है। इसमें भी केवीएस की तरह, जैसे आपके केवीएस में जो होता है वो पीआरटी नहीं होता है, ठीक है? तो उसी तरह से इसमें भी पीआरटी आपको नहीं मिलेगा। कहाँ से कहाँ, 6 से 12th तक के आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से वैकेंसीज आती हैं। तो प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी ये आपके जो है टीचिंग में आती हैं। और अगर हम बात करें नॉन टीचिंग में, तो जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल वार्डन है, लाइब्रेरियन है और जूनियर असिस्टेंट है। ये तरीके की वैकेंसीज जो है नॉन टीचिंग में आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए, टीचिंग में हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक आपका होगा टीजीटी और एक आपका होगा पीजीटी, ठीक है? अब यहाँ पर बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, क्योंकि बीएड वालों के लिए जब से पीआरटी से बाहर कर दिया गया है तो बड़ी वैकेंसीज देखने को उनके लिए नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर 38,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसमें अगर आप बैठते हैं तो सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए, टीजीटी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें आपको पता ही है कि आपका स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बीएड होना चाहिए। या तो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो रहेगा तो बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके साथ में आपका होना चाहिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका टीजीटी के लिए बनता है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीजीटी की बात करें तो इसमें जहां यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए था वहां यहाँ पर पीजी चाहिए, पीजी के साथ आपका बीएड चाहिए, ठीक है? तो ये चीज चाहिए आपके लिए पीजीटी के लिए, ठीक? ओके है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एज क्या होगी, योग्यता में आपकी आती है कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 35 साल जो है वो मैक्सिमम एज होती है। अब ये किसके लिए होगी, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए हो जाती है, ठीक है?
मैक्सिमम एज कितनी है, 35 साल है। यहाँ पर जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो कैसे मिलता है, देखिए एससी और एसटी के लिए जो है वो 5 साल का मिल जाएगा। तो एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 40 साल हो जाएगी, ठीक है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम बात करें जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है उसको 5 साल की छूट मिलेगी, तो उसको भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड की बात करें ओबीसी की तो इनको 3 साल का मिलता है, तो इनकी कितनी हो जाएगी, 38 साल हो जाएगी। मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 38 साल हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर जम्मू कश्मीर यूटी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। वोमेन के लिए अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए वो किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए 10 साल की छूट मिलती है, मतलब ये इनकी मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब यहां पर है डिसएबिलिटीज अगर है कोई, ठीक है, कोई भी डिसएबिलिटी है तो देखिए एससी एसटी को 15 साल का मिलता है, ओबीसी को 13 साल का और जनरल को 10 साल का मिलता है। ये अगर पीएच कैटेगरी में आते हैं तो मिलता है। यहां वेमेन के लिए भी 10 साल की छूट मिलती है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर महिला यहां भी हैं तो 10 साल ये, और अगर पीएच भी है तो 10 साल ये, 20 साल का मिलेगा नहीं। अगर पीएच है, महिला है तो भी 10 ही साल का मिलेगा, और महिला है तो 10 साल का मिल ही रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 10 साल का ही मिलेगा। इस वाले में देखिए जो ये पुराना नोटिफिकेशन है इसमें ये कहा गया था कि जो ईएमआरएस में जॉब कर रहे हैं वो चाहे परमानेंट हो और चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, उनको मैक्सिमम एज 55 साल दे दी गई थी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो उसमें ज्वाइन कर चुके थे उन्होंने बोला कि अगर नई वैकेंसी आ रही है तो हमको बाहर किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के ये बात आई थी, तो उन्हें 55 साल तक की छूट दी गई है। तो अगर 55 साल से ऊपर है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, अदरवाइज जो कैटेगरी आपकी है आप देख सकते हैं कि उसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी हो गई एज। आगे अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो देखिए जाहिर सी बात है कि सैलरी एक बहुत बड़ा मैटर होता है उसमें, कि सैलरी अच्छी खासी होगी तभी तो आप जाएंगे ना बाहर। बाहर जाने का मतलब है ट्राइबल एरियाज में आपको जाना पड़ सकता है, ऐसी जगह पे स्कूल हो सकते हैं जहां पे आपको सुविधाएं बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पैसा तो मिलना चाहिए ना। अब यहां पर देखिए हम अगर बात करते हैं टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की अगर हम बात करें तो आप एक तरीके से देखिए इनका लेवल 7 होता है, बेसिक पे 44,900 होता है, तो मान के चलिए इनका जो स्टार्टिंग होगा वो 65 के आसपास में स्टार्टिंग होगा, ठीक है। टीजीटी वालों का मिनिमम 65 स्टार्टिंग होगा। पीजीटी वालों का अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए 75 to 80 के होगा। तो अगर आपको 70 से 80 हजार पहली सैलरी मिल रही है तो कुछ उसमें कम नहीं है, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए जब आप अभी सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें यह समझ में आएगा आपके कि अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जिस विषय से आपको टीजीटी पीजीटी देना है, अगर आप उसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं तो उसमें जो बाकी का पार्ट है वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका तैयार रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ऑफलाइन बेस होगा, पेन पेपर मॉडल है इसमें, मतलब ऑफलाइन होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि कितने प्रश्न होते हैं, कैसे कैसे क्या उसमें डिवाइड होता है, तो देखिए चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे, ये भी दो पार्ट में जो है बटा होता है, ठीक है। 150 अंक होगा, वो भी दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट होता है जिससे मेरिट बनती है, ठीक है। एक पार्ट होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है, एक पार्ट से मेरिट बनती है, एक पार्ट में क्वालिफाइंग होता है। अगर हम टीजीटी की बात करें, ठीक है, टीजीटी की बात करें तो 150 में अगर हम देखें तो 120 नंबर जो होता है उससे मेरिट बनती है, और जो आपका 30 नंबर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसमें अगर आप कितना क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, 40%। कितना चाहिए भैया, 40%, मतलब 12 नंबर आपको चाहिए। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग वाले में 12 नंबर पाते हैं तभी आपका ये वाला जो पार्ट होगा वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा। पीजीटी की बात करें तो थोड़ा सा चेंज होता है। पीजीटी में ये मेरिट वाला 130 नंबर का होता है और जो क्वालिफाइंग होता है वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें भी आपको 40% क्या करना होता है, 40% नंबर आपको लाने होते हैं, तभी आपका ये वाला चेक होगा, ठीक है। ओके है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग
0.25 मतलब 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहता है। ओके है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं और भी कुछ चीजें अपीयरिंग वाली इसमें आएंगे कि नहीं, बीएड अपीयरिंग कह सकते हैं। तो अपीयरिंग वालों देखिए इसमें अपीयरिंग को नहीं लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज एनआईएस डीएलएड को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस पे अगर हम बात करें तो अभी अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा कि इनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अब देखिए यहां पर हम टीजीटी के जो सिलेबस आपको अभी हमने बताया कि 130 नंबर 20 नंबर और 30 नंबर में डिवाइड होता है, वो कैसे डिवाइड होता है ये हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है जीए, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका होता है 10 नंबर का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। यहां पे ध्यान से आप समझिएगा, ऊपर के जो 5 पार्ट हैं इन्हीं से क्या बनती है, मेरिट बनती है सिलेक्शन वाली। नीचे जो छठवां पार्ट है आपका, ये 30 नंबर वाला, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। तो हम सब पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आपका जीए जनरल अवेयरनेस जो है, इसमें आपका कुछ जीके का पार्ट होता है और कुछ आपका होता है करंट अफेयर्स का होता है, जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। रीजनिंग की बात करें 10 नंबर की रीजनिंग आती है, और आईसीटी जो है 10 नंबर का आपका आईसीटी आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 10 नंबर का ये आता है। टोटल 40 नंबर ये होता है, ठीक है, 40 नंबर होता है। अब देखिए ये जो 40 नंबर होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो ये 40 नंबर आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। 40 नंबर ये आपका कॉमन रहेगा सबका। बाकी जो अलग होता है ये पार्ट 5 होता है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका होता है, टोटल 80 नंबर का, ठीक है। 80 नंबर में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, एक तो आपका सब्जेक्ट होगा जो 65 नंबर का आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि पेडागॉजी होगी जो 10 नंबर की आएगी, सब्जेक्ट पेडागॉजी आपकी जिस भी सब्जेक्ट से होंगे। और एनईपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर के, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ये इसमें देखिए 2 पार्ट दिया है ना, C+D, सी एनईपी है, और डी वाला जो है खेलो इंडिया पीईटी के लिए है, केवल जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं केवल उनके लिए होगा। बाकी के लिए क्या होगा, एनईपी से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये 80 नंबर का जो पार्ट बनता है ये सब्जेक्ट वाइज होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ओके है। देखिए आपका जो क्वालिफाइंग वाला होता है इसमें कौन कौन सी चीज होती है, ये लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होता है। इसमें आपका जनरल जो हिंदी होगी और जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है। एक और होता है जो रीजनल लैंग्वेज होती है, एक और होता है रीजनल लैंग्वेज। तीनों 10-10 नंबर के, 30 नंबर के हो जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज में आपको चूज करना होता है, जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे 10 नंबर का उसी लैंग्वेज से आपका आएगा, ठीक है, ओके है। इतना आपका कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पीजीटी की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में भी वही होता है। यहां पर जो है ये वाला पार्ट जो है क्वालिफाइंग माफ कीजिएगा, इससे आपकी मेरिट बनती है, और ये आपका एक पार्ट क्वालिफाइंग होता है। जो टीजीटी में 120 नंबर में मेरिट बनती थी वही यहां पर पीजीटी में 130 नंबर में बनती है। और 130 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ऊपर के 4 सेम है टीजीटी की तरह, बस इसमें जो रीजनिंग एबिलिटी है ये 10 की बजाय 20 नंबर हो जाता है। मतलब ये टोटल कितने नंबर का, 50 नंबर का हो जाएगा आपका जो ऊपर का 4 पार्ट होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी नॉलेज है और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके 4 पार्ट 50 नंबर के आएंगे। और एक जो आपका आएगा 80 नंबर का आएगा, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला होगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप देखिए 3 पार्ट होंगे, एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, एक जो है पेडागॉजी होगा, और एक आपका एनईपी होगा। कितने कितने नंबर का सब्जेक्ट आपका यहाँ पर 70 नंबर का आएगा, बाकी एनईपी 5 नंबर का, पेडागॉजी 5 नंबर, ठीक है। इसी से आपकी मेरिट बनेगी 130 नंबर में। बाकी यहां पर जो आपका क्वालिफाइंग वाला होगा इसमें क्या क्या होगा, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी केवल 20 नंबर का होगा, इसमें रीजनल लैंग्वेज आपकी नहीं रहती है, ठीक है, ओके है। ये केवल क्वालिफाइंग, आपको 40% नंबर लाने होंगे इसमें, मतलब 8 नंबर आपको लाना होगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपके सवाल आएंगे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट से हम दे सकते हैं, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। सिलेबस जो अभी हम लोगों ने ये पढ़े हैं, केवल आपने सब्जेक्ट का नाम जो पढ़ा है, इसका सिलेबस जो है ब्रीफ में हम टॉपिक वाइज कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से।
ये जो है आप जाकर के ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इस पे एक छोटी सी वीडियो दोनों पे आपको दे दिया जाएगा, और जो भी अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रीवियस नोटिफिकेशन है, वो इसी जो है टेलीग्राम परिवार हम बोलते हैं उसे, उस पे आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।